सवाल ये सोशल मीडिया पर एक जो है आपकी वीडियो चल रही थी जिसमें शिबली फराज साहब जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से हुए थे आपके सवाल पर, क्या माजरा था, वो क्यों इतना गुस्सा हो गए? वो आपने वीडियो अगर देखी है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? सर लेकिन वो तो कह रहे सब थे कुछ कि आप तो सवाल वीडियो में ऐसे है, करते हैं वो कि सब कुछ जो है वो अजीब तरह के सवाल किए जा रहे थे। नहीं, सवाल तो आमियाना नहीं होता, जवाब आमियाना होता है। मतीउल्लाह जान साहब की ये खूबी है कि वो पार्टी बनकर सवाल नहीं करते, वो एक मोतदिल सवाल करते हैं, उस पर अक्सर लोग फिर इस तरह का रिएक्ट करते हैं। बहरहाल ये गलत है। हम असल में सियासी तरबियत का मसला है और सियासी तरबियत सियासी लीडर करते हैं, और जब सियासी लीडर खुद बगैर तरबियत के इक़्तिदार में आ जाएं तो फिर कारकुनों से तो शिकायत नहीं हो सकती। सर आखिरी सवाल सिर्फ एड्रेस कर दें कि आप कह रहे हैं कि लगता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है आज, इसलिए दोनों तरफ से ये कहा गया कि बेशक आप यहाँ पे आज़म स्वाति साहब को पेश ना करें, मगर जो कल मुलाकात हुई है आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सदर पाकिस्तान की, उसके बाद उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठ कर ये कहा कि अगर PTI इस्तीफ़े देती है तो हम सूबों में इलेक्शन करा देंगे। मतलब मुफाहमत तो नहीं हो रही, उन्होंने इलेक्शन की, जनरल इलेक्शन की कोई बात नहीं की, उन्होंने तो इस तासुर को ही रद्द कर दिया है। देखिए, ये दरमियानी रास्ता निकालते निकालते इदारों के बीच में से आप घुस के निकल जाते हैं, ठीक है। ये दरमियानी रास्ता आइन और कानून में कोई नहीं होता, तो मेरे ख्याल में इससे इदारों की अपनी साख खराब होती है। यहाँ पे कोई दरमियानी रास्ता नहीं होना चाहिए। अगर आज़म स्वाति मुजरम है तो उनको सजा होनी चाहिए। अगर उनको रिहा किया जाता है आज़म स्वाति को, तो फिर जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई हैं उन सबको जेल में डालना चाहिए। ये कोई तरीका तो नहीं है कि रियासत जो है वो शहरियों को इस्तेमाल करके दरख्वास्तें डलवाए और बाद में जब वो केस में कुछ भी साबित ना कर सकें तो दरमियानी रास्ता निकाल के जो है रियासत भी साइड पे हो जाए और मुजरम भी साइड पे हो जाए। खान साहब बड़ी टाइमिंग के बड़े माहिर हैं, वो उन्हें पता है कहाँ तेज़ बॉल करानी है, कहाँ। आज हम मुंतज़िर हैं जो तोशाखाना रेफरेंस के काबिल समात होने या ना होने के बारे में आज फैसला आना था, तो कल खान साहब ने जो है वक्त से पहले ही तकरीर कर डाली कि मैं अब हफ्ते को तारीख बताऊंगा जिस तारीख पे असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। तो मेरे ख्याल में खान साहब अदालतों को डरा रहे हैं और अदालतें खान साहब को पैगाम दे रही हैं। मेरे ख्याल में तो पॉलिटिशियन तो जारी बात है कुछ ना कुछ तो उसको मिलता है ना। अब जिस किस्म के यहाँ अदालतें केसेस चला रही हैं तो उनको देखते हैं तो यही लगता है कि ये भी सारा एक बारगेनिंग है। ये नुकसान की बात नहीं, आपने कहा कुछ नहीं हुआ। एक साबिक वज़ीर आज़म पे फायरिंग हुई, वो जख्मी हुआ, और लॉन्ग मार्च के बाद, वो तो लॉन्ग मार्च से पहले हुआ था ना? नहीं, लॉन्ग मार्च के दौरान ही हुआ है ना। नहीं, लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर बाकायदा तौर पर देखिए ना, लॉन्ग मार्च के दौरान इतना कुछ हो गया और उन्होंने फिर ऑब्वियसली अपनी हिकमत अमली भी तब्दील कर दी और इस्लामाबाद की जगह पिंडी चले गए। मेरे ख्याल में कुछ कवानीन ऐसे हैं जैसा कि डेफेमेशन का कानून है, पीका का कानून है, कि जो शख्स जो भी कंप्लेनेंट कहीं भी बैठ के सोशल मीडिया पे या टेलीविज़न पे या अखबार में कोई अपने ख़िलाफ़ जो है वो कोई खबर, झूठी खबर पढ़ता है, देखता है या सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ता है, तो वो जहाँ पे वो मौजूद है वहाँ पे वो मौजूदा कानून के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज करा देता है और कंप्लेंट कर देता है। अब उसमें मसला ये होता है कि मैं अगर इस्लामाबाद में हूँ और कराची में कोई मेरी ट्वीट पढ़ता है तो वहाँ पे वो जब मुकदमा दर्ज कराता है तो मुझे वहाँ का जो पुलिस है या FIA के लोग हैं वो बुलाते हैं, और मैं यहाँ से अगर अपने जहाज़ का किराया खर्च करके कराची जाऊँ और वहाँ पे इंक्वायरियाँ भुगतूँ, फिर मुझे क्या अब हफ्ते बाद दोबारा टिकट लेकर आ जाना कराची अपने खर्चे पे, और 2-3 इसी दफ़ा मैं अपने टिकट के खर्चे करूं और फिर वो कहें कि ठीक है आपके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं, आप जा सकते हैं, तो मेरा तो काम हो गया ना फिर। तो ये इस कानून को ज़रूर तशरीह होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन ये बात की है कि एक जुर्म में 2 FIR नहीं होनी चाहिए, मगर ये बात कोई जोग्राफियाई पस मंज़र में नहीं की गई थी। उन्होंने वो इस पस मंज़र में की थी कि एक ही शहर में एक वाक़या हुआ है तो उस पर दो कंप्लेनेंट की FIR दर्ज नहीं हो सकती। तो जोग्राफियाई जो इबहम मौजूद है उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये वाज़े करे कि जहाँ पे जुर्म का इर्तिकाब होता है, मतलब जिसने जहाँ पे बैठ के ट्वीट की है जिस शख्स ने, और जहाँ पे वो मौजूद है, या जिस शख्स ने कोई ख़बर ऐसी जहाँ पे बैठ के दी है, उस जगह पे, उस शहर में, उस थाने की हदूद में शिकायत हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती। और अगर कोई शहरी दूसरे शहर में, कराची में है, उसका दिल दुखा है, तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वफाकी हुकूमत को लिखे कि जी आपकी हदूद में ये वाक़या हुआ है तो आप इसके ऊपर
एक्शन लें। तो इस इबाम को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सर यूजली ये होता है कि पुलिस की कस्टडी में जो अरेस्टेड पर्सन है उस पर कोई अटैक नहीं होता वैसे आमतौर पर। इस केस में हम देख रहे हैं कि कहा गया है कि आज़म स्वाति साहब की जान को ख़तरा है, हालांकि वो पुलिस कस्टडी में है। तो ये टैक्टिस क्यों इस्तेमाल किया गया और क्या वाकईतन उनकी जान को कोई खतरा है सर? इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। देखें, आप कहते हैं कि पुलिस की कस्टडी में हमला नहीं होता, यहाँ पे तो पुलिस मुकाबले भी होते हैं जो कैदियों को जेल से निकाल के ले जाते हैं और फिर उन्हें मार दिया जाता है, फिर उसकी कोई तहकीक भी नहीं होती। तो पुलिस की कस्टडी में बहुत कुछ होता है, ये हमला तो बहुत मामूली बात है। पुलिस की कस्टडी में टार्चर भी होता रहा, थानों के अंदर टार्चर नहीं होता। खुद आप जो है हमने देखा कि शहबाज गिल ने भी शिकायत लगाई, आज़म स्वाति ने शिकायत लगाई। लोगों को, शहरियों को वैसे पुलिस वाले उठा के ले जाके टार्चर करते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पुलिस की कस्टडी में हमला नहीं होता आम तौर पे? तो यहाँ पे आम खास और ख़ास आम है, मसला ये हो गया ना। तो सर आपको लगता है वाकई थ्रेट था कोई इस तरह का? देखें, थ्रेट पाकिस्तान के अंदर होते भी हैं और नहीं भी होते। थ्रेट तो इमरान खान साहब को भी था और फिर उन पर हमला हो भी गया। ठीक है, तो इस तरह ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पे यहाँ पे थ्रेट अलर्ट भी जो जारी किए जाते हैं उसके पीछे भी बड़ी सियासत होती है। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि आज़म स्वाति साहब यहाँ पे आज आएंगे, वो हमें बताएंगे कि बलूचिस्तान के अंदर उनके साथ क्या हुआ, सिंध के अंदर उनके साथ क्या हुआ, कहाँ कहाँ उनको ले कर गए। मगर लगता ये है कि स्वाति साहब और उनकी पार्टी और जो हुकूमत है, जो इस्तिगासा है, उन सब के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि चीज़ों को कूल डाउन किया जाए और कुछ अर्से बाद ये मामला भी दूसरे मामलात की तरह ठंडा पड़ जाएगा। सर यही मेरा अगला सवाल था कि आज किन वजूहात की बुनियाद पर आज़म स्वाति साहब यहाँ पर पेश नहीं हुए? क्या उनके वकील की तरफ से, इस्तिगासा की तरफ से कोई रिक्वेस्ट की गई थी, या फिर हुकूमत ने ये सोचा कि उनको यहाँ पेश ना किया जाए, वीडियो लिंक के ज़रिए से पेश किया? और दूसरा ये है कि आज क्या डेवलपमेंट हुई है फर्दर इस केस में? देखें, आज तो खुद PTI के वकील भी इस बात पे मुत्तफिक थे कि उनको वीडियो लिंक पे ले लिया जाए। तो बेसिकली जो थ्रेट की बात है वो आज़म स्वाति साहब के बच्चे की तरफ से ये शिकायत थी कि उनकी जान को ख़तरा है, तो उनको पेश ना किया जाए। तो और दूसरी बात ये है कि आज वीडियो लिंक के ज़रिए जज साहब ने भी आज़म स्वाति से बात की, आज़म स्वाति साहब के वकला ने भी बात की, और फिर ये तय पाया कि अब मज़ीद जुडिशल रिमांड पे उनका 14 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो तफ्तीशी अफसर थे वो उन्होंने अभी तक चालान नहीं जमा कराया था, तो जज साहब ने उनको भी नोटिस जारी किया, कहा है कि अगली तारीख पे अगर चालान जमा ना हुआ तो फिर उनकी तनख्वाह भी रोक ली जाएगी। मालूम नहीं पुलिस वालों की तनख्वाह रोकने की धमकी उन पर कोई असर करती है या नहीं, लेकिन ये है कि ये आज जज साहब ने उनसे ज़रूर कहा है कि अगली तारीख तक चालान भी पेश किया जाए। लेकिन फिर भी हुकूमत का हिस्सा आप लोग बन जाते हैं, अब आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या कोई रजामंदी होगी है? रजामंदी, आप इसको इतनी रजामंदी कह सकते हैं कि ये पूरे बलूचिस्तान का जो है वो सौदा किया गया था, बल्कि रादर पूरे पाकिस्तान का एक तरह से सौदा किया गया था, और तमाम का तमाम जो वो हक जो सूबों का था वो ले लिया गया था। इसको रिड्यूस करके हमने सिर्फ जो है ना वो कहा है कि एक तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कर लें और एक जो है ना इसका सनसेट क्लास। इसके बावजूद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे बरकरार हैं। ये जो कुछ भी है गैर दस्तूरी है, गैर आइनी है, और आप सूबे का हक ले जा रहे हैं। अब हम में शायद इतनी ताकत नहीं है कि इससे ज़्यादा जो है ना वो हम आपके साथ लड़ सकते हैं। 16 असम्बलियों की 16 नशस्तें हैं हमारे पास, 4 ख़वातीन की 20 नशस्तें जो है ना वो एक आपके फैसलाबाद के बराबर हैं।